हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा जो है बच्चों 7th क्लास है, हिस्ट्री का चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली आपका सल्तनत क्लियर है और उसमें हम लोग आपका सुल्तानों के विषय में आपका पढ़ रहे थे। जब हम लोग अपना लेक्चर अंतिम कर रहे थे तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में आपसी कंपेयर देख रहे थे कि इन्होंने किस तरह से मंगोलों के आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखा, कैसे उन्होंने अपनी आपकी स्थायी सेना बनाई, उनका आपस में हम लोग अपना कंपेयर कर रहे थे। क्लियर है बच्चों? अब हम जो है जहां से हमारा अंतिम हुआ था वहां से अपने लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक जितना लेक्चर हुआ है उसमें कोई ऐसी समस्या है जो चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई चीज इसको रिवीजन करना है, कोई पॉइंट आपको दोबारा पढ़ना है, अगर ऐसी किसी प्रकार की कोई चीज है, कोई प्रश्न है, तो कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से इस आपका लेसन से संबंधित कोई भी अगर डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। लेक्चर प्रारंभ होने के समय, लेक्चर के बीच में और लेक्चर के अंतिम में आप अपना कोई भी डाउट हो आप हमसे टॉपिक संबंधित हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपका डाउट नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग जब चैप्टर हमारे सामने था तो हमने चैप्टर में आपसे कंपेयर कर रहे थे कि वहां किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक कैसे अपनी सेना का पेट भर रहा था, उधर किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के लिए व्यवस्था कर रहा था, क्या उनका टैक्सेशन था, कैसे वो कर वसूल रहे थे और कर वसूलने के साथ किस तरह से जनता पे उसका प्रभाव भी पड़ रहा था। उन सब चीजों का आपस में मूल्यांकन और तुलनात्मक स्थिति को हम लोग, चलिए ज्यादा समय लेते हुए हम लोग अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, जब हम लोग अपना लेक्चर देखे तो इसमें हम लोग देख चुके थे कि आपका किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी और आपका मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेनाओं का पेट भरने के लिए किस प्रकार से अपना जो काम है वो आपका कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने इस लेक्चर में उनको देखा था। ठीक, अब आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं और आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकें, आप इनको देख सकें। देखिए बच्चों, अब ये जो अंतिम पॉइंट था, अंतिम सेकंड लास्ट, इसको हम लोग आपका देखते हैं कि किस प्रकार से क्या चीजें थी। देखिए, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। देखिए, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी जब इतनी बड़ी सेना रख रहा है तो उस सेना के लिए उसको वेतन देना था, तो उसने क्या काम किया, उनने वेतन तो दिया, इक्ता के स्थान पर क्या दिया, नगद। इक्ता को समझिए, इक्ता क्या था? इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो लोग उनके यहाँ नौकरी करते थे, जो सैनिक थे, उनको वेतन के बदले में भूमि दी थी। क्या दी थी? भूमि, कि आपका परिवार, आप उस पर खेती करिए और उससे क्या करिए, अब उपज पैदा करिए, उससे आपसे कोई आपका कर नहीं लिया जाएगा और ये जमीन आपको दरबार में नौकरी करने के बदले आपको मिली है। अब इसने क्या कर दिया कि जमीन नहीं दी, इसने नगद पैसा दिया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारी से खरीदते थे और यहाँ आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे और जो सैनिक थे उन्हें ऐसा लगा कि जो हम सामान दिल्ली के व्यापारी से खरीदते हैं उनकी कीमतें आपकी बढ़ जाएंगी और जितना हमें वेतन मिल रहा है वो उतना पर्याप्त नहीं होगा। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीजों की कीमत पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। क्या मिलती थी? उन्हें सजा मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देते थे। क्या करते थे? आपका नगद वेतन देते थे, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उन्हें कुछ जगह आज काजी मुद्रा की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा आपकी चलाई। अब देखिए, उन्होंने क्या करा कि ये भी क्या कर रहा था, अपने सैनिकों को नगद वेतन दे रहा था, लेकिन इसकी नगद वेतन देने के लिए ने क्या करा, जो कुछ जगह उन्होंने अपनी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कागजी मुद्रा दी, जिसको हम टोकन के रूप में बोलते हैं। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे।
14वीं सदी के लोगों में इस तरह के आपके मुद्रा पर भरोसा नहीं था, यानी कि पहले सिक्के सोने के चलते थे या चांदी के चलते थे। अब इसने एक धातु चला दी, अलग प्रकार का सिक्का बनाया अलग धातु का। अब वो जो धातु बनी थी उस धातु पर लोगों का बिलीव नहीं था। क्या नहीं था? बिलीव नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन से ही चुका देते थे। अब जो मुद्रा चल पड़ी, जो लोग अब जिन लोगों को टैक्स देना है वो टोकन वाली मुद्रा को पकड़ा दिया करते थे, सोने चांदी को अपना रिजर्व करते चले गए। इससे सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी भारी मात्रा में आसानी से बनने लगे और जिस प्रकार से उनने जो आपकी मुद्रा बनाई थी वो मुद्रा आपकी जाली बनने लगी। कैसी बनने लगी? नकली बनने लगी। यानी कि राजा ने सिक्के कम प्रचलित करे और क्या हुआ? बाजार में ज्यादा दिखाई देने लग गए। इस प्रकार से क्या हुआ? बड़ी उठक पटक, बड़ा अव्यवस्था उत्पन्न हुई। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफी आपके सफल रहे और इतिहासकार ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तु की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल में बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उन्हें सफलतापूर्वक सम्मान किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी कदम थे वो कैसे रहे? सफल। और उधर आपके तुगलक ने उठाए वो क्या थे? कदम आपके सफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। कैसा रहा आपका? पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरंत पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो भी कदम उठाए उसने कई परेशानियां पैदा की। यानी जो भी उनने प्रशासन के लिए कदम उठाए थे वो सारे कदम उसके लिए हार्मफुल हुए। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। यानी कि जब उन्हें राजधानी ट्रांसफर की थी दिल्ली से दौलताबाद लोगों को ले जा रहा था, किसके लिए? सैन्य छावनी जब बना रहा था, उससे भी लोग नाराज हो गए। और जो करों में आपकी वृद्धि हुई थी गंगा यमुना के जो आपका दोआब में, और दोआब के साथ क्या पड़ गया? अकाल। और लोग जनता मर गई और जनता कहां उतर गई? बगावत पर उतर आई। ठीक। और मोहम्मद तुगलक को आता है टोकन मुद्रा वापस लेनी पड़ी। क्या करना पड़ा? वापस लेनी। यानी कि काम इसका कोई अच्छा सफल नहीं हुआ। अब देखिए, इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों पर फतह करने का अभियान जो योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध योजना का हिस्सा थे। यानी कि बहुत से लोगों ने उठाए थे, लेकिन जो महमूद तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके कुछ योजना के द्वारा उठाए गए कुछ कदम क्या थे? मंगोलों के खिलाफ थे और उसका हिस्सा भी बने। ठीक। अब देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है, इसको देखिएगा। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका वंश को आप फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश 1526 के बाद दिल्ली और आगरा पर सैयद व लोदी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूर्व दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक खड़े हो गए। कैसे हो गए? अलग अलग शासक बन गए। क्योंकि जैसे दिल्ली पर अगर आप लीड कर रहे हैं, जहां राजधानी होती थी वहीं शासक होता था, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र थे, चाहे आपका बंगाल हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, इन सब पर आपके जो नए नए छोटे प्रांतीय शासक थे वो खड़े हो गए। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक छत्र समूह उभरे। कौन कौन उभरे? अफगान और राजपूत। यानी कि तुर्क लोग अब समाप्त हो गए। अब तुर्क के बाद आए हैं अफगान, और अफगानों के बाद कौन आएंगे? राजपूत। ये दोनों साथ उभर रहे हैं। इनको देखिए, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो पर कुछ शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह 1540 से 1545 के बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके का आपका प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था। कह रहे जो शेरशाह जो आपका सूरी था वो क्या था? सूर बोलते हैं कि सूरी लिखा होता है बच्चों। बिहार में किसी प्रांत में क्या था? अपने चाचा के छोटे से इलाके का आपका प्रबंधक था। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530, 1540 1555 से 1556 तक उसको चुनौती दी।
और उसको परास्त किया, यानी कि हुमायूं को हराकर अपना शासन किया। किसने? शेर शाह सूर ने। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश के लिए केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया। यानी कि 15 वर्षों तक शेर शाह सूरी क्या करता है? सूर दिल्ली पर अपना शासन चलाता है। ठीक, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्होंने और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक ने जब मुगल राज्यों का समावेशन किया तो उसने अपना कीर्तिमान के रूप में शेरशाह सूरी के प्रशासन को ही अपनाया। यानी कि जब अकबर अपना शासन चलाएगा तो वो अकबर का जो शासन होगा वो पूरा फॉलो करेगा शेरशाह सूरी के शासन को। ठीक, ये उसने पूरा अपनाया। अभी आपको देखना है, वैसे चैप्टर जो है बच्चों ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि बस ये एक पैराग्राफ बचा है और ये विशेष है आपका, थोड़ा सा इसलिए बताने की जिम्मेदारी होती है कि क्या चीज़ें हैं, आप उनको देखें और आप उनको समझ सकें कि कैसे क्या है। आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से विवरण करें और जितना आपने पढ़ा है कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप भी अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियों का विचारक सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध हुआ। यानी कि 3 श्रेणी की जो सबसे पहले विचारधारा निकली, ईश्वरीय शांति है, नाइट है, धर्म युद्ध है, इस तरह की जो विचारधारा समाज में उत्पन्न हो रही थी तो सबसे पहले फ्रांस से निकली। ध्यान देंगे, कहां से निकली? फ्रांस से। और कब निकली? 11वीं शताब्दी। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। पहला कौन सा वर्ग है? जो आपका प्रार्थना कर रहा है। दूसरा कौन सा वर्ग निकला बच्चों? जो आपका युद्ध करेगा। और तीसरा वर्ग वो जो था खेती कर रहा। तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। कह रहे जिस प्रकार ये विभाजन कर रहे थे, ईसाई धर्म इसको समर्थन करता था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपना प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली। कह रहे जो ईसाई धर्म है वो अपने समाज को प्रबल करे, स्टैब्लिश करे, उनको और अच्छी बात मिली। इसी विभाजन से योद्धा का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा। कह रहे इन्हीं से क्या हुआ? इसी बात के विभाजन से एक क्या हुआ? एक नए योद्धा समूह उभरा, जिसको हमने क्या कहा? नाइट। ध्यान रखना ही पता लगेगा आपको क्या है नाइट। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा प्रसार में इसका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहेंगे। यानी कि धर्म और सेवा की जो समर्पित करने वाले लोग थे, योद्धा थे, वो कौन थे? वो आपका नाइट थे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेजा जाता था जिन्हें यरूशलेम शहर पर आपका कब्जा कर रखा था। इस परिणाम स्वरूप सैन्य अभियान की एक श्रृंखला चली जिसे आपका क्रूडेस यानी कि धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किया गया अभियानों को नाइटों की हैसियत से पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं थी, मगर फ्रांस में 11वीं शताब्दी के अंत तक और जर्मनी में 1 सदी के बाद योद्धाओं की दीनहीन अतीत को भूल दिया गया और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग भी नाइट कहलाने लगा। ये पूरी स्थिति है, एक अलग जानकारी थी जिसको हम लोग आपका देख रहे थे इस लेक्चर में। तो जो था बच्चों ऑलमोस्ट जो हमारा जो आपका लेक्चर है ये पूरा खत्म है और हमने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका जो है आपका दिल्ली के सुल्तान को देखा और हमने दिल्ली के जो पूरी थ्योरी थी, कौन कौन सुल्तान और शासक करा, इसको हमने देखा और पूरा हमने इनको पढ़ लिया। ठीक, अब थोड़ा बात करते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के जो प्रश्न इस लेक्चर से बनेंगे वो किस प्रकार के होंगे, उनको थोड़ा देखना बहुत जरूरी है।
अब देखिए द दिल्ली सुल्तान्स, अब दिल्ली के सुल्तान देखेंगे, ठीक, किस प्रकार हैं और कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में आ सकते हैं और कैसे हम आंसर लिखें, क्या आपका सुटेबल होगा उनके लिए आंसर देना। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को सुलझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? हमने बात करी थी कि न्याय देने का काम किसका था? जो राजा है। और न्याय होता किस किस के बीच था? भाई एक प्रजा है जिसकी अपनी समस्या है, और न्याय का प्रमुख किसको बनाकर रखा है? सुल्तान को, यानी कि राजा को। तो जो बीच में संबंध है उनको सुलझाने का उपयुक्त चीज क्या है, कैसे देखते थे इसके अनुसार, और कैसे हम लिखेंगे, थोड़ा सा इस विषय में बात करेंगे। देखिए आप लोग, 13वीं सदी के इतिहासकार फरक के मुरब्बन ने न्याय चक्र के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। पढ़ाया मैंने, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है तो किसानों से किए गए एकत्र राजस्व से, मगर किसान भी तभी चुकाएगा जब वो खुशहाल हो, प्रसन्न हो। तब ऐसा हो सकता है जब राजा, ध्यान दीजिए, न्याय और ईमानदारी के शासन को बढ़ावा दे। न्याय चक्र का उपरोक्त वर्णन राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए आंशिक रूप से उपयुक्त शब्द है। यानी कि पूरे शासन को चलाने के लिए अगर कोई की पॉइंट है तो वो है राजा अपना शासन न्याय पर और ईमानदारी पर चलाए। तो समझिए सारी व्यवस्थाएं, पूरे शासन प्रशासन, जनता, सैनिक, दरबार बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, सुख शांति के साथ चल सकता है। तो इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो कोई नहीं है कि आपके प्रश्न को काट दे, आपको पूरे अंक ना दे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। लेकिन आप इस तरह से, इस फॉर्मेट में आप लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आपको ध्यान देना है कि मिनास के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो जो मिनाज सिराज था, इसने कुछ विचार दिए थे, उनको कह रहा अपने शब्दों में व्यक्त करना अपने अनुसार। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे कि आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? सिंपल सा मतलब है कि जो मिनाज सिराज ने जो अपना विचार दिया था, और आपका भी विचार जो है, कि ऐसा क्या कारण है कि अगर कोई महिलाएं आपकी शासक बन जाए, उस महिला को शासन बनना क्यों कठिन है? बस ये प्रश्न है कि महिला को शासक बनना क्यों कठिन है, उसकी जो चुनौतियां हैं उनको लिखना है। जैसे मिनाज सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, क्या बनाई है? ध्यान दीजिए, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसमें स्त्री को पुरुष के अधीन होना चाहिए। देखिए यहाँ पैट्रियोटिक जो आपकी सोच है वो थोड़ा दिखाई देती है, पुरुष मानसिकता वाली सोच। ठीक, ऐसी स्थिति में रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। यानी कि कुल मिलाकर ये बात थी कि एक महिला या स्त्री पुरुषों के ऊपर शासन कैसे बन सकती है? राज नहीं बन सकती, बन सकती सबको राइट से। ठीक, इस व्यवस्था के विरुद्ध था रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। उसका टाइम पीरियड भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, रजा सुल्तान को महिला शासक होने के कारण काफी विरोध का सामना करना पड़ा। क्यों? केवल एक वो क्या थी? महिला शासक थी, इसीलिए उसे बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। जबकि रजा सुल्तान ने मर्दों की तरह शासन चलाया। रजा सुल्तान के विचार मिन्हाज सिराज के विपरीत था। जिस तरह रजा सोचती थी उसका विचार कैसा था? उससे विपरीत था। पहले पितृ प्रधान समाज के कारण पिता का ही पुत्र राजा होता था, इसलिए स्त्री के शासन करना कठिन था। देखिए कैसा समाज था कि जो पिता है, पिता का पुत्र ही क्या होगा? राजा होगा। इस सोच के साथ काम करना कठिन था, और यही कारण था कि जो रजिया थी वो आपका क्या नहीं बन पाई? आपका बच्चों जो शासक थी वो नहीं बन पाई। बहरहाल 4 साल तक उसने
कार्यकाल किया, बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा, शासन व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, राजनीति में बोलते बहुत गुणी थी राजनीति में, और अपने सबसे ज्यादा भाइयों में सबसे योग्य भी थी। इल्तुतमिश की जो पुत्री थी ये बहुत योग्य थी बच्चों। इसको आपने देखा। आप इस तरह से उत्तर लिखें तो मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छी जो आपकी आंसर कला है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, इसको देखिएगा। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ आता है? हमने कोटेशन पढ़ी थी कि गुलाम बेटों से बढ़कर है, पढ़ा था पेज में, देखिए वहां से पूछा हुआ है। और क्या है आप उनको समझिए, मैंने हर पैराग्राफ को आपको समझाया। देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, सल्तनत काल के प्रारंभ मुगल गुलाम वंश के थे। समझ आऊंगा बच्चों, मुगल निकल रहा है, किसके थे? गुलाम वंश के थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और पहला वंश तो गुलाम वंश ही है। ठीक, स्लेव डायनेस्टी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। देखिए, महमूद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। यानी कि महमूद गोरी का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? इल्तुतमिश। ये दोनों शासक काफी योग्य और बुद्धिमान थे, इसलिए बुद्धिमान को बुद्धिमान कहना कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से बढ़कर होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गुलाम अपनी योग्यता और बुद्धि से ही राजा या सुल्तान का दिल जीत पाते थे, इसलिए सुल्तान उन्हें बेटे से बढ़कर मानते थे। किससे बढ़कर? बेटे से बढ़कर मानते थे। तो इस तरह से आप चीजों को लिखेंगे। अगर आपको चीजें एग्जैक्ट भी नहीं पता, और अगर आपने पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से सुना है, पढ़ा है, समझा है, तो किसी भी आपको पेज से, किसी भी चीज से आपको प्रश्न पूछ ले, आपको प्रश्न आएगा ही आएगा बच्चों। बस आपने उन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा हो, बहुत अच्छे से देखा हो। ये प्राथमिक कंडीशंस होती है, प्राथमिक स्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना रुख करते हैं, और रुख हम लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए, आपके ख्याल में बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? अब देखना कि जियाउद्दीन बर्नी जो है वो किस तरह से सुल्तान की आलोचना करते हैं, थोड़ा इसके विषय में देखिए। मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुर्रम नामक कलाल, यानी कि शराब बनाने वाले और बेचने वाले, और फिजा नामक नाई, तबका नामक बावर्ची, और लड्डा तथा पी नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया। क्या करा था कि सुल्तान को सत्ता का नशा हो गया था, और उस नशे में वो जो लोग योग्य नहीं थे, ऐसे समझिए, उन लोगों को वो आपका क्या कर रहा था? शासन पे बैठा रहा था। उनके नाम दिए। कहां बैठाया? ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। ये लोग सुल्तान को चापलूसी करके बड़े पद पर पाए थे। इनके अंदर बड़े पद पाने की योग्यता नहीं थी, इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के, ध्यान देखिए, राजनीतिक विवेक के नशा और शासन करने की क्षमता के उदाहरण के रूप में देखता है। कि राजा को नशा है राजनीति का, और उनका विवेक यानी बुद्धि, जो उनका बुद्धि है उसमें नशा है, और क्षमता दिखाई देती है किसको? अपॉइंट करने की। तभी तो नाई को और माली को, बावर्ची को ने उच्च पदों पर पहुंचाया। इसलिए जियाउद्दीन बर्नी क्या करते हैं? विरोध करते हैं, कह रहे जो योग्य है वो नहीं बना। ये चीज है। तो 4 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। मैं 5वां प्रश्न आपको बता रहा हूं, आप इसको देखें और इस तरह से आपको याद करना है। देखिए, 5वां प्रश्न आपके सामने, सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सरदारों को मतलब ये सिख नहीं बच्चों, सरदार वो थे जो आपके वहां किसी गांव के, किसी कबीले का जो नेतृत्व करते थे, किसी मोड़ का, किसी सैनिक फ्रंट का। देखिए, मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री कौन थे? इब्न बतूता ने भारत के सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है। उसके अनुसार सरदार चट्टानी, ऊबड़ खाबड़ी, पहाड़ी इलाकों में आपके किले बनाकर रहते थे। और ये तो लिखा है इब्न बतूता ने। कहाँ का था आपका? मोरक्को का। ये तो लिखता है।
और कभी कभी बांस के झुरमटों में, यानी कि जो बांस होते हैं, बांस में अपना घर बनाकर, झोपड़ी बनाकर उनमें ये रहा करते थे। ये दोनों स्थान पर काफी दुर्गम होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे, जो कि इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इन दीवारों से घिरे होने के उनके मवेशी और फसल रहते, यानी कि एक चीर बनाया करते थे किले टाइप में, आपकी बंदियां क्या करते थे, जहां पर इनके मवेशी और इनकी फसल सारी उनके अंदर ही होती थी। अंदर ही पानी की सुविधा थी और वहां एकत्र हुआ वर्षा का जल उन्हें प्रबंध विशालशाली सेना बनाए रखने में हेल्प करता था, और इसको यही कारण था कि उनको हराया नहीं जा सकता था। तो 5 प्रश्न हमने देखे, और ये देखिए, ये पब का वन लाइनर है। दिल्ली में पहले पहल किसकी राजधानी थी? ये देखिए, दिल्ली के वहां सुल्तानों ने शासकों में शासन प्रशासन भाषा क्या थी? किसने दिल्ली में सबसे अधिक तक विस्तार किया? ठीक, किसने किया? मोहम्मद तुगलक ने। भाषा क्या थी आपकी? देखिए, उनकी जो भाषा क्या थी बच्चों? प्रशासनिक फारसी। किसने किया? मोहम्मद तुगलक ने। और दिल्ली में सबसे पहले कौन थे? तोमर राजपूत चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान, वो थे। इब्न बतूता कहां के थे बच्चों? आपको पता होना चाहिए। मोरक्को। यही तो हम देखे थे सब कुछ। कहां के थे आपके? मोरक्को के थे कि नहीं थे? तो ये सारी चीजें आए। बच्चों, आपने इस लेक्चर के अंतर्गत हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखा, पढ़ा और समझा कि आपका किस तरह से दिल्ली पर आपका जो था तुर्क लोग शासन कर रहे थे, फिर अफगान भी आएंगे, फिर मुगल भी आएंगे। लेकिन हम लोगों ने तुर्कों में देखा कि किस तरह से गुलाम वंश, खिलजी वंश, आपका तुगलक वंश शासन कर रहे थे, और किस तरह से इन्होंने आपका मंगोलों से अपनी रक्षा की, किस तरह से स्थायी सेना रखी, क्या इनका राजस्व ले रहे थे। इन सभी चीजों को हमने देखा, और हमने प्रश्न उत्तर को भी देखा कि किस तरह बहुविकल्प रूप में दिख सकते हैं, किस तरह हमको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मिल सकते हैं, क्या हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरह से और कहां से क्वेश्चन बनता है। इन सब चीजों को देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे लेक्चर को घर जाकर एक बार अवश्य रिवीजन करेंगे, और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पूछेंगे। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और आपका बच्चों में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।